हेलो दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी सभी आ जाओ। फिर अपन है वो अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो यूनानी भूगोलवेता है वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। इरेटा स्थिनीस के बारे में जाना, ठीक है। और उसके बाद में अन्य भूगोलवेताओं के बारे में हमने जाना। आज हमें वो कौन से भूगोलवेता पढ़ेंगे? रोमन भूगोलवेता। अभी रोमन भूगोलवेता कौन से हैं, वहां से ये इनका क्रम चला है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो रोमन भूगोलवेता है, उनका जो योगदान है, क्योंकि यूनानियों से जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। और इसमें इन्होंने ऐतिहासिक में, प्रादेशिक में, जनसंख्या में, भौतिक भूगोल में इन्होंने अपना योगदान दिया। तथा इनका झुकाव भौतिक भूगोल की अपेक्षा मानव भूगोल पर ज्यादा था। यूनानियों का योगदान किस चीज पर ज्यादा था? मानव पर। और रोमन का वो यूनानियों का किन पे था? भौतिक पे। और इनका मानव भूगोल पे ज्यादा था। इनमें जो प्रमुख भूगोलवेता है वो कौन से हुए? स्ट्रैबो। ये 64 से 20 BC यानी ईसा मसीह से पहले, है ना। इनका जन्म टर्की के अमाश्या क्षेत्र में, लेकिन रहता रहता नहीं, रहता रोम में थे, है ना। इनका जन्म तो कहां पे हुआ था? टर्की में हुआ था, लेकिन रहते ये रोम में थे, ठीक है। और इन्हें इन्हें प्रादेशिक भूगोलवेता माना जाता है। प्रादेशिक भूगोलवेता यानी क्षेत्रों के बारे में इन्होंने बताया, है ना। विशेष क्षेत्रों के बारे में बताया, इस क्षेत्र की ये विशेषता है, इस क्षेत्र का ये विशेषता है। जैसे इन्होंने ले लिया जयपुर सिटी, तो जयपुर में ये चीजें हैं, या ऐसी जलवायु है, ऐसी वनस्पतियां हैं, ऐसी फिजिकल फीचर्स हैं, नदियां हैं। ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया। तो इस तरह से इन्हें कौन सा माना जाता है? प्रादेशिक भूगोलवेता माना जाता है। और इन प्रादेशिक भूगोलवेताओं ने अपनी एक प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम है? ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया। महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बार पूछी जाती है। ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया स्ट्रेबो की पुस्तक है, जो 17 खंडों में बटी हुई है। जो जनवरी में भी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है ये, है ना। 17 खंडों में बटा हुआ जो भौगोलिक शब्दकोश है वो कौन से विद्वान ने दिया था? ऐसे ही क्वेश्चन उसमें कुछ आया था, और उसका नाम क्या था? स्ट्रेबो, ठीक है। तो इसने ऐसे नहीं पूछा ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया किसकी पुस्तक है, या स्ट्रेबो ने कौन सी पुस्तक दी, बल्कि ऐसे पूछा कि 17 खंडों में बटा हुआ जो भौगोलिक शब्दकोश है वो किसने दिया था? स्ट्रेबो ने। इनकी जो ग्रंथमाला है ज्योग्राफिया, वो भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, यानी विश्व के अनेक स्थानों शब्दों के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने देशों के निवासियों के जीवन पर पड़ने वाले स्थलीय प्रभावों का वर्णन किया। यानी विभिन्न देश हैं, जैसे चीन वाला है, अरब वाले हैं, मिस्र वाले, यूरोप सॉरी, चीन वाले हैं, अरब वाले हैं, मिस्र वाले हैं, यूरोप वाले हैं, अरब वाले हैं। तो इन इन सब में किस तरह से चेंजेस आते हैं, इन सब का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने विश्व के जो निवासी हैं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, उन पर किस तरह से वहां के स्थलीय प्रभावों का, वहां के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे हैं? वो लोग तो सेम ही है, लेकिन क्योंकि उनकी परंपराएं इस तरह से चली हैं,
उनका रहन सहन किस तरह से चला है, उनकी वेशभूषाएं कैसी चली है, उनका खान पान किस तरह से चला है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं तो उनका सबका एक जैसा रहेगा, लेकिन जो उष्ण क्षेत्रों में रहेगा, जो सदाबहार क्षेत्रों में रहेगा, क्या वहां से देशों का जो खान पान है, वेशभूषा है, धर्म है, परंपराएं हैं, ये क्या सेम चलेगी मरुस्थलीय जैसे? नहीं चलेगी। तो इन सब का अध्ययन है वो स्ट्रेबो ने किया था। ठीक है, किस तरह से ये प्रभाव चलता है। और फिर पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा था। कटिबंध क्या होते हैं? जलवायु को दर्शाने वाले क्षेत्र, यानी दो अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्र। स्ट्रेबो ने बताया कि यूरोपीय देशों की जनसंख्या में अधिक बहुरूपी रचना तथा सघनता मिलती है। इन्होंने यूरोपीय वातावरण मानव मस्तिष्क तथा समाज से उत्कृष्ट विकास के लिए अनुकूल बताया। ठीक है, तो जो जहां पर रहेगा उसे ही सबसे अनुकूल मानेगा, सीधी सी बात यही है। अपन भारतवासी है तो अपन यही बोलते हैं ना, भारत का दिमाग सबसे तेज चलता है। अमेरिका भी हुआ पागल, है ना, गूगल में है भारत, यही सारी दुनिया को चला रहा है कौन? भारत। अब क्या बनेगा भारत? विश्व गुरु बनेगा। ठीक है, तब ये यूरोप में बैठा बैठा यही बोल रहे हैं, यूरोप वाले हैं सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान, है ना। बाकी जिसको संसाधन मिलेंगे, जिसको सुविधाएं मिलेगी, और जिसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर चाहे वो एस्किमो हो, और फिर चाहे वो यूरोप वाला हो, और फिर चाहे वो अफ्रीका की कोई जनजाति वाला व्यक्ति हो, सभी चाहे विकास करते हैं, है ना। परंतु इन्होंने क्या बोला कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट जो मस्तिष्क है वो कहाँ पे मिलता है? यूरोप में। और उसको बढ़ाने के लिए योगदान कौन देता है? यूरोप की जो जलवायु है, उसका जो धरातल है, वो इसमें योगदान देता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट विकास के लिए अनुकूल इसने बताया। और इसी वजह से यूरोप की जो जनसंख्या है उसमें आपको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है, और वहां पे जनसंख्या है वो सघन रूप से निवास करती है। ठीक है, फिर स्ट्रेबो क्या बोलते हैं, नील नदी से बाद का चित्रात्मक वर्णन है वो स्ट्रेबो ने किया। नील नदी से बाद जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो किस तरह का है, ये भी इन्होंने बताया। तथा उन्होंने जानकारी दी कि नील नदी से बाद ग्रीष्म काल में इथोपिया में होने वाली भारी वर्षा है। कि बाढ़ क्यों आती है नील नदी में? कि नील नदी में बाढ़ इसलिए आती है कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में इथोपिया में जो भारी वर्षा होती है उस वजह से नील नदी में बाढ़ आती है। अपने को कौन बताया था कि नील नदी कहां से निकलती है? दक्षिणी सागर से निकलती है, यूनानी बताया था ना। और उस दक्षिणी सागर से आती है नील नदी। पर इन्होंने क्या बताया? हालांकि इन्होंने स्रोत नहीं बताया कि नील नदी कौन से स्रोत से निकलती है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि इथोपिया में जब भारी वर्षा होती है तब क्या होता है? नील नदी में बाढ़ आती है। तो ये ध्यान रख लेना, नील नदी में बाढ़ आती है इथोपिया में भारी वर्षा होने के कारण। कब होती है वर्षा? सर्दियों में या गर्मियों में? ग्रीष्म ऋतु में। और ये स्टेटमेंट कौन से विद्वान ने दिया? स्ट्रेबो ने दिया है। और पृथ्वी पर जो भी बसे हुए क्षेत्र है ना, उसको इन्होंने एक्योमिनी कहा, जिसके लिए एक्योमिनी शब्द बाद में बना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, बसे हुए क्षेत्रों को ले। तो ये अलग अलग आएंगे, जैसे रेड जेल है वो लेवेंस राम बोल देगा, और सारे चीज क्षेत्र इसमें आते नहीं। फिर आ जाता है ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया से 2 खंडों में विश्व वर्णन किया तथा भूगोल, सामान्य भूगोल 8 खंडों में यूरोप, 6 खंडों में एशिया, तथा अंतिम में अफ्रीका का वर्णन है। जो 17 है ना, उस 17 को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तो ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया है जो स्ट्रॉबर्ग की पुस्तक है, उसमें अफ्रीका के कितने भाग हैं? 1 है। विश्व के 2 है। एशिया के कितने हैं? 6 है। और यूरोप के 8 है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पूरा जो जितना जितना क्षेत्र जिसका था उस पर उतना अपना महत्व दिया। पहले तो पूरे विश्व को समझा दिया, फिर उसके बाद में एशिया को समझा दिया, यूरोप को समझाया, और उसके बाद में अफ्रीका को समझा दिया। तो इस तरह से इन्होंने अपना योगदान है वो ज्योग्राफी में दिया। एक बार फिर से देख लो, स्ट्रेबो रोम में रहते थे, टर्की में जन्मे थे। ठीक है, प्रादेशिक भूगोलवेता थे, प्रदेशों के आधार पर बताया था। प्रादेशिक और क्रमबद्ध
3-4 बार से ज्यादा बता चुका हूँ। आ गया सबको समझ में? नहीं आया तो बता दो, है ना। उससे अलावा ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया दी 17 खंडों में, ये पिछली बार पूछ चुका है जनवरी वाली एग्जाम में। और ज्योग्राफिया इनकी पुस्तक थी। 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा और निवासियों पर पड़ने वाले स्थलीय प्रभावों का वर्णन किया। यूरोप में जनसंख्या अधिक, विविधता बहुरूपी मिलती है, सघन मिलती है। और यूरोप का जो मस्तिष्क है, यूरोप के जो लोग हैं वो ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि वहां पे अनुकूल जलवायु वहां पर मिलती है। तो ये इन्होंने बताया। बाद में इन्होंने बताया कि नील नदी पे बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि इथोपिया में ग्रीष्म काल में तेज वर्षा होती है। और एक शब्द है वो बसे हुए क्षेत्रों के लिए उन्होंने दिया। फिर ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया से जो 17 खंड है, उनको 2 खंड है वो विश्व के सामान्य अध्ययन में दिए, विश्व का वर्णन दिया। 8 में से कौन सा दिया? यूरोप। 6 में एशिया और 1 में अफ्रीका का वर्णन इन्होंने दिया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, पंपोनियस मेला पर। ठीक है, प्रथम ईस्वी में थे, यूरोप स्पेन से ये निवासी थे, है ना, स्पेन में रहने वाले थे। कॉस्मोग्राफी इन्होंने शब्द दी, वो पुस्तक दी। डी कोरोग्राफिया और क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ये 3 इनसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें आपसे ये महत्वपूर्ण रहती है। कौन सी? क्रिश्चियन टोपोग्राफी। जो क्रिश्चियन की जो ग्रंथ है, कौन सा? बाइबल। बाइबल में जैसे अपने रामायण है, तो रामायण में बहुत सारी कथाएं हैं। सीता जी और राम जी वनवास गए, वनवास से दौरान वहां पे रहे, पंचमढ़ी में रहे। वो क्षेत्र कैसा है? दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, उसका भौगोलिक वर्णन किया, है ना। बाली की गुफा, बाली की पहाड़ियों के बारे में बताया, बाली का साम्राज्य वहां पे था। फिर संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, रावण का जो साम्राज्य है उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो पूरा फिजिकल फीचर्स है जैसे रामायण में दे रखा है, वैसे ही जो क्रिश्चियन ग्रंथ है बाइबल, उसमें भी तो बता रखा है स्थलीय चीजों के बारे में, क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों की। और उस का अध्ययन करके, उस क्रिश्चियन ग्रंथ का अध्ययन करके इन्होंने एक भौगोलिक सूचना तंत्र का विकास किया। उसे क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन टोपोग्राफी। ठीक है, जैसे रामायण से आप भौगोलिक चीजें निकाल लो, फिर उसे क्या बोलेंगे? रामायण टोपोग्राफी। रामायण में टोपोग्राफी के बारे में क्या बता रखा है, स्थलाकृतियों के बारे में क्या बता रखा है। ठीक है, तो ये इन्होंने अध्ययन किया। फिर ये बोलते हैं कॉस्मोग्राफी में ब्रह्मांड आ जाएगा। ठीक है, शब्द से ही लग रहा है। कॉस्मोग्राफी में ब्रह्मांड और पृथ्वी की स्थिति के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। और डी कोरोग्राफी में पृथ्वी को 5 खंडों में विभक्त किया, जिसमें उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सैनिका। तो इसमें देख लो एक बार फिर से। पंपोनियस मेला स्पेन के निवासी थे। कॉस्मोग्राफी, डी कोरोग्राफी और क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ये इन्होंने इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। क्रिश्चियन टोपोग्राफी में किस चीज के बारे में बताते हैं, ये भी पूछा जाता है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी कौन से विद्वान ने लिखी थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, सैनिका, इन्होंने भूकंप से होने वाली चट्टानों में शरण क्रियाएं और डेल्टाओं के निर्माण का विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो भूकंप से चट्टानों में शरण क्रियाएं किस तरह से होती है, या चट्टानों में शरण क्रिया से भूकंप किस तरह से आते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया? सैनिका ने। या डेल्टा निर्माण के बारे में भी इन्होंने बताया था। सबसे पहले नहीं बताया था, है ना, पर इन्होंने बताया था। प्लिनी, इनके नाम पे तो ज्वालामुखी भी है ना। प्राकृतिक इतिहासकार ये इन्होंने लिखा था। ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिसिस, है ना, प्राकृतिक इतिहास, प्राकृतिक विज्ञानी थे। क्लाडियस टोलेमी, है ना, ये महत्वपूर्ण है हमारा रोमन में। ठीक है, एक तो स्ट्रेबो और एक दूसरा टोलेमी। बीच में कभी सैनिक के बारे में पूछ ले तो पूछ लेता है। एलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। एलेक्जेंड्रिया का दूसरा नाम क्या है? सिकंदरिया। किसने बसाया था? सिकंदर ने बसाया था। अलेक्जेंड्रिया से आते वहां पे पुस्तकालय था, है ना, ध्यान का कोश था, जैसे अपने नालंदा ये थे ना पुराने, वैसे एलेक्जेंड्रिया था।
और अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय अध्यक्ष कौन रह चुका है? अभी पढ़ा था, दो चार घंटे पहले ही। इरेटा स्तनीज, है ना? कौन सा रह चुका है? इरेटा स्तनीज। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं कि निम्न में से कौन अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय अध्यक्ष था, या सिकंदरिया का पुस्तकालय अध्यक्ष रहा है? तो इरेटा स्तनीज उसमें आंसर आएगा, और वो आपको टिक से कहना पड़ेगा। खगोल शास्त्री थे, गणितीय भूगोल थे, मानसिक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। टोलेमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में और स्थिर माना, यानी पृथ्वी घूम नहीं रही है क्योंकि अपन घूम तो रहे नहीं है, ठीक है, और ब्रह्मांड के सेंटर में, पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं हुई, सूर्य, सारी चीजें कहां से निकल रही है? पृथ्वी से। तस्तरी से लेकर अपन आ गए ना यहां तक, ठीक है। इनमें जो पुस्तकें थी वो कौन सी थी? एक तो ग्रहीय परिकल्पना, अल्माजेस्ट, जियोग्राफिया, सिस्टमेटिक, अरे ये सिंथेसिस, हाँ सिंथेसिस, और एने एनेलिमा। तो ये चार इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। ग्रहीय परिकल्पना, अल्माजेस्ट, ज्योग्राफिया, सिंथेटिक्स और एनेमिया, ठीक है। तो इन चारों को अच्छे से याद कर लेना, ये चारों महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई से भी नाम दे देगा या मैच करवा लेगा, ये पूछी जाती है। ग्रहीय परिकल्पना टोलेमी, अल्माजेस्ट टोलेमी, ज्योग्राफिया सिंथेसिस टोलेमी, और एनेमिना टोलेमी, है ना। फिर इसके बाद में आ जाता है टोलेमी ने शंक्वाकार प्रक्षेप में संशोधित किया, ठीक है। तो यहां से है जो प्रक्षेप चालू हो जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम प्रक्षेप का क्या है? निर्माण किया, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम प्रक्षेप बनाया तथा शंक्वाकार प्रक्षेप इन्होंने दिया। इनकी ग्रंथमाला ज्योग्राफिया सिंथेसिस संसार की प्रथम सामान्य मानचित्रावली है, जिसमें एक संसार का मानचित्र तथा 26 अन्य क्षेत्रों के मानचित्र इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली मानचित्रावली कौन दिया था? टोलेमी, ठीक है। और इसने शंक्वाकार प्रक्षेप में क्या किया? संशोधन किया। ये नहीं बोल रहे थे इन्होंने अच्छा बनाया था, लेकिन परफेक्ट या जो वर्तमान में चल रहा है वो इन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा बनाया था। ग्रंथमाला दी ज्योग्राफिया सिंथेसिस, है ना। तो ग्रंथमाला कौन सी किताब में? सिंथेसिस में, है ना। प्रथम सामान्य मानचित्रावली थी, मैप जिसे हम बोलते हैं। एक संसार का मानचित्र था और 26 अन्य क्षेत्रों के मानचित्र थे। ज्योग्राफिया के 8वें खंड में मानचित्रावली के सिद्धांत भी इन्होंने बताए थे। तो मानचित्र बनाने के सिद्धांत, जो जेपी सिंह वाली किताब पढ़ते हैं ना अपन, वो थी ये थोड़ी सी। और इससे पहले ज्योग्राफी सिंथेसिस में क्या था? आपके स्टूडेंट एटलस मैप, है ना। तो वैसी ये किताब इन्होंने दी थी। टोलेमी ने सर्वप्रथम गंगा नदी की खाड़ी बताई थी। जो आज बंगाल की खाड़ी है उसे उन्होंने क्या नाम दिया था? गंगा नदी की खाड़ी। और उसको मानचित्र में दर्शाया था, ठीक है। हालांकि वो क्षेत्र जो वर्तमान क्षेत्र उससे छोटा था, ठीक है। कैसा था? छोटा था। तो अपने मानचित्र में अंकित किया तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल कौन सा बताया था? हिमालय को बताया था, है ना। टोलेमी द्वारा किए हुए कार्यों के आधार पर कोलंबस ने, अभी बताया था ना मैंने पिछली क्लास में, कोलंबस है वो अनुमान लगाता है कि यार पृथ्वी को इतनी सी है, छोटी सी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, अब इतनी सी तो है, अब इतनी सी में इतना सारा तो धरातल आ गया, अपनी पृथ्वी कहां पे गई? ये रही, है ना, ये रही अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी तो इतनी सी है, छोटी सी, है ना। इतना सारा क्षेत्र तो धरातल है, तो मैं यहां से जाऊंगा और आसानी से यहाँ पे भारत में पहुंच जाऊंगा। लेकिन बीच में, क्योंकि टोलेमी ने जो अनुमान लगाए थे वो क्या लगाए थे? गलत थे उसके अनुमान, है ना। गलत थे और छोटे भी थे। गलत और बड़े में हो तब तो काम चल जाए फिर भी, लेकिन छोटे में थे। और छोटे में होने की वजह से क्या हुआ? उसने अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों ही गायब हो गए उसके अनुमानों से। और जब कोलंबस चला यहां से और बीच में से आ गया
अमेरिका। वो तो यही सोच रहा था इधर से जाऊंगा इधर आ जाऊंगा, अपन भी सोचते हैं ना। तो पर बीच में उसको थोड़ी पता था, जैसे अपन बोलते हैं कि मम्मी बस 2 मिनट गया और आया, और बीच में क्या मिल गया, दोस्त मिल गया, है ना। और फिर वो 2 मिनट कितने में चली गई, 20 मिनट, और घर पे आने पे डांट सुने। लेकिन कोलंबस को डांट मिली या फायदा मिला, फायदा मिला, क्योंकि उसने एक नई भूमि को खोजा। और उससे यूरोपीय देशों में, यूरोपीय विद्वानों में ये जिज्ञासा जगी कि हाँ यार, अभी तो बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है इस दुनिया में, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक होड़ मची, और उस चीज को प्रारंभ करने का श्रेय कोलंबस को जाता है, साथ में साथ टोलेमी की गलत गणनाओं को भी जाता है। उसने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप से पश्चिम में अति निकट होगा, परंतु वो भारत की जगह बर्मा, बहामा द्वीप में पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रोमन भूगोलवेत्ता पूरे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमें अंधकार युग से प्रारंभ करेंगे और फिर अरब भूगोलवेत्ताओं तक चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है।